इस दुनिया के चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत ही नहीं करता है, बल्कि समय समय पर अपने बच्चों को सही और गलत का रास्ता भी दिखाता है। पर वही बच्चे जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो माता पिता को दरकिनार कर अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, उनके साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर की। लुधियाना का एक इलाका पड़ता है अजीत नगर, और इसी अजीत नगर इलाके का रहने वाला कुलदीप सिंह। कुलदीप जिसकी उम्र है लगभग 40 साल, जो रेलवे में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करता है। कुलदीप की पत्नी का नाम है गीता। गीता जिसकी उम्र है 37 साल, जो पिछले 15 सालों से एक ही कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रही है। कुलदीप की एक ही बेटी है सुदीक्षा, जिसकी उम्र है 17 साल, जो अपने ही इलाके से कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। कुलदीप का एक छोटा भाई है हरदीप, जिसकी उम्र है 21 साल, जो अपने ही इलाके के नगर निगम में नाइट की ड्यूटी करता है। कुल मिलाजुला कर कुलदीप के परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं, जिसमें से 3 कमाने वाले हैं। इसलिए कुलदीप के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है। बात कर रहा हूँ मैं 18 जुलाई की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास। हर रोज़ की तरह कुलदीप जब ड्यूटी से अपने घर पे पहुंचता है, उसका भाई हरदीप अपनी ड्यूटी जा चुका था। इसीलिए कुलदीप अपनी पत्नी और बेटी के साथ ही खाना खाता है। खाना खाने के बाद गीता अपनी बेटी को लेकर छत पे सोने के लिए चली जाती है और कुलदीप नीचे के कमरे में चला जाता है। पर जब सुबह होती है, सुबह के करीब 5:30 बजे के आसपास जब गीता उठती है, सबसे पहले किचन में जाती है ताकि अपने पति के लिए फटाफट लंच बॉक्स तैयार कर सके। जब 1 घंटे का समय गुजरता है, किचन से ही गीता अपने पति को आवाज़ देती है। गीता कई बार कुलदीप को आवाज़ देती है, लेकिन कुलदीप एक बार भी जवाब नहीं देता है। इसीलिए गीता अपने पति को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन जब कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि कमरे का दरवाज़ा खुला है, जिसे देखकर गीता को बड़ा अजीब सा लगता है। गीता जब कमरे के अंदर एंट्री करती है तो अंदर का नज़ारा देख वो एकदम जोर से चीख पड़ती है। दरअसल कमरे के अंदर ही बेड पर कुलदीप का डेड बॉडी पड़ा था। पूरा बेड भी खून से सना हुआ था। गीता जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उसकी आवाज़ सुनकर उसकी बेटी के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस घटनास्थल पर पहुँचती है और सबसे पहले कुलदीप की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि कुलदीप के गले पे किसी तेजधार हथियार को चला दिया गया है। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस जब इस पूरे घटना के बारे में कुलदीप की पत्नी गीता से पूछताछ करती है, गीता कहती है कि साहब, रात्रि के वक्त मेरा पूरा परिवार एक साथ ही खाना खाया था। मैं अपनी बेटी को लेकर छत पे सोने के लिए चली गई और मेरे पति कमरे में सोने के लिए आ गए। अंदर से दरवाज़ा खुद मेरे पति ही बंद किए थे, उसके बाद से सो गए थे। जैसे ही दरवाजे की बात कहती है, पुलिस जाकर दरवाज़ा चेक करती है, लेकिन पुलिस को मालूम चलता है कि दरवाज़ा भी जोर ज़बरदस्ती से नहीं खोला गया था, जिसे देखकर पुलिस को भी बड़ा अजीब लगता है। पुलिस इतना तो मान लेती है कि बाहर से जो भी अपराधी घर के अंदर घुसा है वो जोर ज़बरदस्ती से नहीं आया है। इस वजह से पुलिस को शक हो जाता है कि ज़रूर घर का ही कोई सदस्य उनसे मिला हुआ है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर गीता के तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की जैसे ही छानबीन करना शुरू करती है, तब तक इधर कुलदीप का छोटा भाई हरदीप भी घर पे पहुंच जाता है। पुलिस को परिवार के सदस्य पे पहले से ही शक होता है, इसीलिए पुलिस तीनों को अलग अलग बिठा करके पूछताछ करती है। पुलिस जब कुलदीप की बेटी सुदीक्षा से पूछताछ करती है तो सुदीक्षा पुलिस वालों से कहती है कि साहब, माँ जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू की तब मैं छत से उतर कर नीचे आई थी। पुलिस जब कुलदीप के छोटा भाई हरदीप से पूछताछ करती है तो हरदीप कहता है कि साहब, मैं राती को तो ड्यूटी पे था, सुबह मेरे पड़ोस का रहने वाला फ़ोन करके इस पूरे घटना के बारे में बताया। जब दोनों अपनी अपनी सफाई देते हैं, पुलिस को कहीं ना कहीं अब गीता के ऊपर शक चला जाता है। इसी शक के आधार पर पुलिस गीता के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन उसके कॉल डिटेल्स में भी कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिससे पुलिस को शक जाए। पुलिस को भी नहीं समझ में आता है कि आखिरकार अपराधी के साथ मिले कौन है।
पुलिस जब गहराई से इस केस की जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को लगता है कि कुलदीप का भाई तो रात्रि के वक्त ड्यूटी पे था, उसकी पत्नी के मोबाइल नंबर में कोई भी संदिग्ध नंबर नहीं है, इसलिए अब घर में कुलदीप की बेटी सुदीक्षा ही बच चुकी थी। इसीलिए पुलिस अब सुदीक्षा के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। लेकिन पुलिस जब सुदीक्षा के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर सुदीक्षा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। दरअसल पुलिस को सबसे अजीब ये लगता है कि जिस वक्त इधर कुलदीप के घर के अंदर उसकी हत्या हो रही थी, उसी वक्त ही सुदीक्षा उस नंबर पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कई बार बातचीत की थी। पुलिस को लगता है कि घर के अंदर किसी व्यक्ति की हत्या हो रही हो और घर के अंदर जो लड़की हो उसे मालूम कैसे नहीं चला। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी तेजपाल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। तेजपाल सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो मेहर सिंह नगर का रहने वाला है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, इसी डिटेल्स के आधार पर तेजपाल को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर तेजपाल से कुलदीप की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तेजपाल भी पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये बिल्कुल सत्य है कि मेरा सुदीक्षा के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। उस रात को मैं उससे बातचीत भी कर रहा था, लेकिन मैंने कुलदीप की हत्या नहीं किया है। लेकिन पुलिस को तेजपाल की बातों पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए पुलिस अब तेजपाल के साथ सख्ती से पेश आनी शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर तेजपाल अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन तेजपाल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, जब सुदीक्षा और तेजपाल के बीच प्रेम प्रसंग शुरू होता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से सुदीक्षा और तेजपाल दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी सुदीक्षा के पिता कुलदीप को मालूम चल जाता है। कुलदीप को जैसे ही अपनी बेटी की सच्चाई मालूम चलता है, कुलदीप जाकर अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। कुलदीप अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पढ़ो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ लिख करके अपना एक बेहतर करियर बनाओ। लेकिन कुलदीप लाख अपनी बेटी को समझाता है, पर बावजूद इसके सुदीक्षा के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने पिता की एक बात भी नहीं मानती है और साथ ही साथ तेजपाल से मुलाकात भी करते रहती है। इसीलिए कुलदीप अब अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ही सुदीक्षा को समझाओ। इधर गीता भी सुदीक्षा को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, पर बावजूद इसके सुदीक्षा के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी बात को लेकर के अब बाप बेटी के बीच आए दिन कभी कभी झगड़े तकरार भी शुरू हो जाता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी सुदीक्षा ना तो अपने पिता और ना ही अपने माँ की बात मानती है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, आखिरकार सुदीक्षा तेजपाल से शादी करने का भी फैसला कर लेती है। लेकिन कुलदीप इस शादी के विरोध हो जाता है। पर हद तो तब हो जाती है जब 18 जुलाई को सुबह सुबह कुलदीप जब जा कर के टेबल पर बैठता है नाश्ता करने के लिए, ताकि वो ड्यूटी जा सके। टेबल पर बैठे हुए अपनी बेटी सुदीक्षा को आवाज़ देता है ताकि आकर वो भी नाश्ता कर ले। टेबल पर बैठे बैठे कुलदीप सुदीक्षा को कई बार आवाज़ देता है, लेकिन सुदीक्षा एक बार भी जवाब नहीं देती है। इधर गीता अपने पति को समझाते हुए कहती है कि उसे छोड़ दो, तुम नाश्ता करो, तुम्हें लेट हो रहा है, तुम ड्यूटी चले जाओ। लेकिन कुलदीप नाश्ता किए बगैर ही टेबल को छोड़ देता है और अपनी बेटी के कमरे में जाता है। जैसे ही सुदीक्षा के कमरे में जाता है तो देखता है कि सुदीक्षा अपने दोनों कानों में हेडफोन लगाकर फ़ोन पर बातचीत कर रही थी। सुदीक्षा किसी और से नहीं बल्कि तेजपाल सिंह से ही बातचीत कर रही थी। इधर कुलदीप जैसे ही देखता है कि उसकी बेटी सुबह सुबह ही तेजपाल सिंह से बातचीत कर रही है, देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। अपनी बेटी को समझाते हुए उसे धमकी देता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम इस लफंदे का पीछा छोड़ दो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए गुस्से में कुलदीप सुदीक्षा के हाथ से मोबाइल छीन लेता है और गुस्से में उस मोबाइल को फर्श पे पटक देता है, जिसकी वजह से सुदीक्षा का मोबाइल टूट जाता है। और फिर बाप बेटी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। जोर जोर की आवाज़ जब बाहर आनी शुरू होती है, गीता सुन करके सुदीक्षा के कमरे में जाती है और जाकर दोनों को कैसे भी समझाती है। झगड़ा तो खत्म हो जाता है, लेकिन कुलदीप का गुस्सा खत्म नहीं होता है। कुलदीप गुस्से में ही नीचे उतरता है, नाश्ता किए बगैर ही अपना बैग उठाता है और ड्यूटी के लिए चला जाता है। लेकिन नाश्ता किए बगैर ही जब गुस्से में अपने घर से जाता है, इस वजह से गीता भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। खुद भी नाश्ता नहीं करती है और अपना बैग उठाकर कॉलेज चली जाती है। इधर करीब 10 बजे के आसपास
सुदीक्षा भी अपना बैग लेती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। पर जैसे रात्रि के 9 बजता है, जब इधर कुलदीप अपनी ड्यूटी करके घर पे पहुंचता है, बड़े ठंडे दिमाग से काम लेता है। कुलदीप सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाता है और जाकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। कहता है कि गुस्से में मैंने तुम्हारा मोबाइल तोड़ दिया है, पर मैं तुम्हें मोबाइल खरीद कर दे दूँगा, पर अभी भी कह रहा हूँ उस तेजपाल का पीछा छोड़ दो। उस वक्त सुदीक्षा भी अपने पिता की बात मान लेती है। तीनों हंसी खुशी बैठकर एक साथ ही खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद गीता अपनी बेटी को लेकर छत पे सोने के लिए चली जाती है। कुलदीप कुछ देर तक नीचे टहलता है, उसके बाद से अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। कुलदीप ये सोच करके खुश होता है कि उसकी बेटी ने उसकी गलतियों को माफ़ कर दिया है, लेकिन शायद कुलदीप की ये गलतफहमी थी, क्योंकि दिन में ही सुदीक्षा इस प्रकार से अपने पिता से नफरत कर चुकी थी कि अब वो अपने पिता को इस दुनिया से हटाने का तय कर चुकी थी। इस बारे में सुदीक्षा दिन में ही अपने प्रेमी तेजपाल के नंबर पर फ़ोन करती है और सुबह के पूरे घटना के बारे में बताती है। कहती है कि अब मैं अपने पिता को नहीं झेल सकती हूँ, इसीलिए मैं अपने पिता को इस दुनिया से हटाना चाहती हूँ। सुदीक्षा जब खुद अपने पिता को इस दुनिया से हटाने की बात तेजपाल से कहती है, तेजपाल भी सुदीक्षा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों दिन में ही कुलदीप को इस दुनिया से हटाने का षड्यंत्र बना लेते हैं। इधर रात्रि के वक्त जब कुलदीप खाना वाना खाकर जब अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, इधर सुदीक्षा जब अपनी माँ के साथ छत पे सोती है, गीता जब गहरी नींद में सो जाती है, उसके बाद से सुदीक्षा तेजपाल के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। इधर तेजपाल जब सुदीक्षा के घर में एंट्री करता है तो अपने साथ में एक तेजधार हथियार भी लेकर जाता है। सुदीक्षा तेजपाल को लेकर के सीधे अपने पिता के कमरे में जाती है। उस वक्त कुलदीप ही अपने बेड पे गहरी नींद में सो रहा था। सोते वक्त ही तेजपाल अपने पास से उस तेजधार हथियार को निकालता है और कुलदीप के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से कुलदीप की आवाज़ भी नहीं निकल पाती है और घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। जैसे ही कुलदीप की मौत हो जाती है, उसके बाद से सुदीक्षा अपने पिता का दोनों मोबाइल तेजपाल को दे देती है। तेजपाल दोनों मोबाइल को बंद कर लेता है। साथ ही साथ सुदीक्षा तेजपाल से कहती है कि बरामदे में जो बाइक खड़ी है वो भी अपने साथ लेकर जाओ। तेजपाल जब मोबाइल और बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है, उसके बाद से सुदीक्षा छत पर जाकर अपनी माँ के बगल में ही सो जाती है और फिर से तेजपाल के नंबर पर बातचीत करती है। दरअसल सुदीक्षा ये सब इसलिए करती है क्योंकि सुदीक्षा को लगता है कि पुलिस जब सुबह घर में आएगी, पुलिस को लगेगा कि शायद लुटेरे घर में घुस आए थे और लूट के इरादे से उसके पिता की हत्या कर दिया है। वाकई में तेजपाल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस तेजपाल के ही तहरीर पे सुदीक्षा को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।